हेलो दोस्तों, मैं नवनीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं ओम चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी धामपुर की ओर से। आज हम आपको कराने वाले हैं ज्योग्राफी का पार्ट थर्ड। मैंने आपको पार्ट वन की वीडियो दी, पार्ट टू की वीडियो दी और आज आपको कराएंगे पार्ट थर्ड। तो ज्योग्राफी के आरओ यूपी पीसीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके सामने आ रहे हैं। तो आज आपका ज्योग्राफी का पार्ट थर्ड होगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। ओम चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी पार्ट थर्ड कुछ प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। फिर से बता देता हूं, सभी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के साथ हम आपसे मिल रहे हैं। यूपी पीसीएस, एआरओ, यूपी पुलिस, एसआई और एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पे रखे गए हैं। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, ठीक है, सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। तो आपको पता होगा, जब भी हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष में जाने के बाद हमारे गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन देखने को मिलता है। जब हम किसी यान से, ठीक है, अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष से कोई भी वस्तु जब हम बाहर की ओर फेंकते हैं तो वो वस्तु उसी के परितः क्या करने लगती है, घूमने लगती है। मतलब जहां जहां हमारा यान जाएगा वहां वहां वो वस्तु जाने लगेगी, मतलब उसी के बिल्कुल पीछे पीछे घूमने लगेगी। तो यहाँ पे प्रश्न है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद उसी पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान, जैसे जैसे वह उपग्रह घूमेगा उसी के समान क्या करने लगेगी, उसी की कक्षा में घूमने लगेगी। तो याद रखना है, जब भी हम कोई वस्तु अंतरिक्ष में फेंकेंगे तो वो बिल्कुल हमारा ही अनुसरण करती है, हमारा ही अनुसरण करेगी। जहां जहां हम जाएंगे वह हमारे पीछे पीछे आएगी। अगर किसी उपग्रह से हम कोई वस्तु वो बाहर फेंकते हैं तो वह वस्तु उसी उपग्रह का क्या करेगी, उसी उपग्रह के साथ साथ पृथ्वी की परिक्रमा करती रहेगी। तो याद रखिए, पहले का आंसर जो है वो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमेगी। आपका प्रश्न यूपी पीसीएस 1995 में आया हुआ प्रश्न है। दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो आज का आपका दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के झुकाव के समतुल्य है। तो मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया था, अगर झुकाव की बात करें तो पृथ्वी के समान जो झुकाव होता है वो मंगल ग्रह का होता है। हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि मंगल ग्रह जो है वो 25 डिग्री झुका हुआ है। इसलिए मंगल ग्रह का जो वायुमंडल है वो लगभग पृथ्वी के समान होता है। तो याद रखेंगे, ठीक है, एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के झुकाव के समतुल्य है। तो वो मंगल ग्रह के विषय में बात कर रहा है, क्योंकि मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ ग्रह है। ठीक है, याद रखेंगे। शनि के विषय में याद रखेंगे, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय देखने को मिलती है, और एक ऐसा ग्रह भी माना जाता है जिसका घनत्व बहुत कम है, यानी जल में शनि तैर सकता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है? तो मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्न में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत पाई जाती है, मतलब सबसे उपयुक्त अवस्था है? इसे याद रखिएगा, उपयुक्त अवस्था है तो वायुमंडलीय संगठन, तापीय अवस्थाएं, तो बर्फ क्षत्रप और हिमशित जल की उपस्थिति, ओजोन की उपस्थिति। आप जानते हैं पृथ्वी पर जल की प्रतिशत मात्रा जो है वो 71% है। ठीक है, और जिस ग्रह पर जल की उपस्थिति होगी वहां पर हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं। तो मंगल ग्रह का जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के वायुमंडल के बिल्कुल समान होता है। इसलिए हम मंगल ग्रह पर जीवन की परिकल्पना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जल की उपस्थिति बहुत अनिवार्य होती है। तो आप याद रखिएगा, बर्फ क्षत्रपों और हिम क्षितिज जल की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह पर हम जीवन की परिकल्पना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा बर्फ क्षत्रपों और हिम क्षितिज जल की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह पर हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं हम। ठीक है, यहां पे मैंने आपको बताया है मंगल ग्रह के बारे में कुछ और है। आरंभ में मंगल ग्रह को पृथ्वी का समान ग्रह माना जाता था। इसका प्रमुख कारण था उस ग्रह पर पाया जाने वाला
वायुमंडल, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है और मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण वायुमंडल वायुमंडल जो है दोनों पर समान पाया जाता है। मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। 2.59% नाइट्रोजन है, 1.94%, ठीक है, आपकी ओजोन गैस है, और 0.16% ऑक्सीजन तथा अन्य गैसें उपस्थित है। हिमचितित जल पाए जाने की घटना मंगल ग्रह पर जीवन का संकेत करती है, और मंगल ग्रह अपनी दूरी लगभग अपनी अक्ष पर दूरी लगभग 24 घंटे 6 मिनट पर 24.6 घंटे में एक चक्कर, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 686.98 दिनों का क्या लेता है, समय लेता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, किसमें पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए सबसे अनुकूल माना गया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, तो पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना मंगल ग्रह पर है। कौन से ग्रह पर है, मंगल। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन है वो मंगल आपका सही होगा, लेकिन याद रखेगा बृहस्पति का जो चंद्रमा है यूरोपा, इस पर भी जीवन की कल्पना की गई है, जीवन की कल्पना की गई है, क्योंकि यहां पर बर्फ के कुछ कण मिले हैं, और ऐसा माना जाता है कि जल की उपस्थिति के कारण हम बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर भी जीवन की कल्पना कर सकते हैं। तो आपके जो आंसर होंगे वो बी और सी दोनों होंगे, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। नहीं तो आप क्या लगाओगे, मंगल यहां पे लगाओगे, ठीक है। याद रखना, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का वायगर अभियान से प्राप्त संकेतों के अनुसार यह पाया गया कि यूरोपा की सतह पृथ्वी परिचित बर्फीले समुद्र की भांति दिखाई देती है। मतलब यूरोपा की जो सतह है वो समुद्र की भांति दिखाई देती है, जिसमें हम मान सकते हैं कि यूरोपा पर भी जल की उपस्थिति है, जिनकी गहराई संभवतः 50 किलोमीटर है। अगर ऐसा है तो सौरमंडल में यह एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां पर पृथ्वी के अलावा इतना जल पाया गया है, और मंगल ग्रह पर जीवन की कल्पना हम कर सकते हैं, क्योंकि हिमशीतित पाए जाते हैं और 25 डिग्री क्या है, झुका हुआ भी है। कौन सा, मंगल ग्रह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतारा गया था। फिनिक्स मार्स लैंडर जो है वो मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतारा गया था। तो याद रखेंगे, फिनिक्स मार्स लैंडर जो है वो मंगल की सतह पर 26 जून 2008 को उतारा गया था। 26 जून 2008 को उतारा गया था। इसका आंसर आपका सी होगा। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। किस वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की थी। उत्तराखंड लोअर पीसीएस में आपका आया हुआ प्रश्न है। तो गैलीलियो ने क्या की थी, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा की खोज की थी। और वर्तमान में बृहस्पति के जो उपग्रह हैं, ठीक है, याद रखिएगा वो 95 है, ठीक है, चंद्रमा सहित। और जो आपके शनि के हैं वो आपके 145 है, 145। अगला प्रश्न आपका है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह ऑप्शन में कौन सा है। तो हमने कहा सबसे बड़ा ग्रह जो माना जाता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैंने पहले भी ट्रिक बताई है, याद रखेंगे ट्रिक। ईवी आपको मैंने बताया था, इस तरीके से लिखना, EVM माइकल जैक्सन और SUN। तो सबसे बड़े ग्रह की बात करें, हम सभी जानते हैं बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। दूसरे नंबर पर शनि, उसके अरुण, वरुण, 5वें पर हम आते हैं, 6ठे पर शुक्र है, 7वें पर ये है, और 8वें पर हमारा कौन सा आ गया, बुध ग्रह आ जाता है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा सौरमंडल का, वो आपका बृहस्पति होगा। कौन सा होगा, बृहस्पति होगा, याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे भारी ग्रह कौन सा है। निम्न में से सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो सबसे भारी ग्रह जो है वो भी बृहस्पति होगा, क्योंकि बृहस्पति सबसे भारी ग्रह और सबसे बड़े ग्रह में शामिल होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिकतम समय लेता है। सबसे अधिकतम समय लेता है। तो याद रखिए, जो ग्रह जितना ज्यादा दूर होता है वह सूर्य की परिक्रमा करने में उतना अधिक समय लेता है, उतना
अधिक समय लेता है, तो हम अगर बात करें, वही ट्रिक है जो मैंने आपको अभी बताई, ईवीएम, माइकल जैक्सन और SUN। मैं आपका नाम भी बता देता हूं, यहाँ पे बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये आपका मंगल ग्रह हो गया। मंगल के बाद अगर मैं बात करूं, ये आपका बृहस्पति हो गया। बृहस्पति के बाद अगर हम देखें तो ये शनि हो जाता है, शनि, अरुण और वरुण, अरुण और वरुण। तो वो पूछ रहा है सूर्य के एक गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह सबसे अधिक समय लेता है। तो हम देखें, शुक्र सबसे 5 है, ठीक है, उसके बाद मंगल है, फिर पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद यहां पर कौन सा है, बृहस्पति। कौन सा है, बृहस्पति। तो क्रम के अनुसार देखें, ये कम समय लेगा, ये भी कम लेगा, ये, और सबसे ज्यादा समय जो लेगा वो बृहस्पति लेगा। कौन सा लेगा, बृहस्पति। और सबसे ज्यादा में अगर देखेंगे तो वरुण लेता है। सबसे कम समय कौन सा लेगा, तो वो बुध लेगा। कौन सा लेगा, बुध ग्रह सबसे कम समय लेगा सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बृहस्पति का वलय होता है, ये वलय क्या होता है, वलय सूर्य के प्रकाश का एक मोटी किरण होती है, मतलब हम सीधा कहें तो एक रिंग होती है। क्या होती है, एक रिंग होती है। तो बृहस्पति का जो वलय है वो किसका बना होता है, याद रखिएगा, बृहस्पति का वलय, इसमें लिखा बहुत घना एवं अपारदर्शक, गलत है, अस्तित्वहीन होता है, सिलिकेटों का बना हुआ होता है। बृहस्पति का जो वलय होता है वो सिलिकेट का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, सिलिकेट का। आगे अगर हम बढ़े, बृहस्पति के वलय की खोज, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा, ये आपका बालो नहीं होगा, वलय होगा। वलय की खोज सब प्रथम 1979 में वाइजर वन स्टेट पॉप ने की थी। इस वलय को जोवियत वलय भी कहा जाता है, इस वलय को जोवियत वलय भी कहा जाता है। तो बृहस्पति के चारों ओर जो वलय पाई जाती है उसे जोवियल वलय भी कहा जाता है। ठीक है, और ये किसके बनी होती हैं, ये सिलिकेटों के बने होते हैं, सिलिकेटों के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। याद रखिएगा, जब ये प्रश्न आया था उस समय सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक उपग्रह माने जाते थे या चंद्र हैं वो बृहस्पति के थे। किसके थे, बृहस्पति के। लेकिन वर्तमान में अभी मैंने बताया आपको शनि के 145 उपग्रह या क्या है आपके चंद्र है, 145। ठीक है, जबकि बृहस्पति के 95 है। कितने हैं, 95। आगे है, इनके भी बता देता हूं आपको। शुक्र के कोई भी आपका उपग्रह नहीं होता, और मंगल के आपके 2 होते हैं। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता, तो दोनों याद रखेंगे, इनका कोई भी उपग्रह नहीं होता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शनि के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है, शनि सूर्य के चारों, सॉरी याद रखिएगा, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है, 29.5 वर्ष का समय लेता है। और शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय देखी जा सकती है, देखी जा सकती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है, मैं भी बता रहा हूं कि सबसे जो वलय देखी जा सकती है वो शनि के चारों ओर होती है। किसके चारों ओर होती है, शनि के चारों ओर वलय देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनो ने जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था। तो याद रखेंगे, मैंने यहां पे लिखा भी था, ठीक है, एक सेकंड जरा। किसी अपनी यात्रा के 7 वर्ष के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनो ने जून 2004 में निम्नलिखित में किस ग्रह का चक्कर लगाना प्रारंभ किया था। तो याद रखेंगे, कैसिनो ने 2004 में, ठीक है, शनि ग्रह के चक्कर लगाना क्या किया था, आरंभ किया था। तो इसका आंसर आपका शनि होगा।
ठीक है, शनि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कैसिनो को कहां भेजा गया था? अंतरिक्ष में भेजा गया था, जून 2004। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह है, शनि ग्रह है, प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है, या जुपिटर से गर्म है, या जुपिटर से गर्म है? तो हम सीधा ये कहे कि किससे गर्म है किससे ठंडा। तो मैंने आपको एक ट्रिक सबके लिए बता दी है, ठीक है। ईवीएम, ईवीएम माइकल जैक्सन और सब, शुरू से यही ट्रिक बता रहा हूं, इसी के अनुसार आप सारे प्रश्न कर सकते हैं। तो जो ग्रह जितना दूर होगा वो उतना ठंडा होगा, वो उतना ठंडा होगा, ठीक है। तो उसने कहा शनि ग्रह, ठीक है। तो हमने कहा सबसे गर्म ग्रह, तो याद रखेंगे सबसे गर्म ग्रह जो है वो बुध। कौन सा है? शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, और सबसे ठंडा ग्रह आपका कौन सा है? ठीक है, नेपच्यून है, ठीक है। यानी आप कहोगे वरुण है। कौन सा है? वरुण। तो उसने कहा प्लूटो से ठंडा है, तो ग्रहों की श्रेणी में प्लूटो नहीं आता, ठीक है। नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, तो इधर है, तो इसका मतलब नेपच्यून से ठंडा नहीं होगा, गर्म होगा। क्या होगा? गर्म होगा, क्योंकि याद रखना जितने ज्यादा पास है उतने गर्म। और ये कौन सा ग्रह है? नेपच्यून है, ये इससे गर्म, ये शनि जो है वो इससे गर्म है, यूरेनस इससे गर्म है, और सबसे ठंडा जो ग्रह है वो कौन सा है? वरुण है। तो आंसर नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। लेकिन याद रखना सबसे ज्यादा गर्म शुक्र होता है। बुध क्यों गर्म नहीं होता? क्योंकि बुध के वायुमंडल में बहुत ज्यादा परिवर्तन है। बुध का वायुमंडल दिन में जो है सबसे ज्यादा गर्म होता है, और रात्रि में -173 से नीचे चला जाता है, अर्थात बर्फबारी होने लगती है। इसलिए बुध को आप गर्म ग्रह नहीं कह सकते। अगला प्रश्न है, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। तो टाइटन सबसे बड़ा किसका उपग्रह है? टाइटन शनि का उपग्रह है। किसका? शनि का उपग्रह होता है टाइटन। मंगल के 2, शुक्र के 0 और शनि के इस समय 145 है। कितने हैं? 145। अगला प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? ठीक है, तो याद रखना यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लेता है? ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लगभग 84 वर्ष का समय लेता है। कितने वर्ष का समय लेता है? 84 वर्ष का समय लेता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय कौन लेता है? सबसे अधिक समय इनमें से कौन लेता है? तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई है कि सूर्य के जो जितना ज्यादा दूर होगा वह उतना अधिक समय लेता है, वह उतना अधिक समय लेता है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा दूर कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखें प्लूटो सबसे ज्यादा दूर है। प्लूटो क्या है? सबसे ज्यादा दूर है। इसमें अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आंसर जो होगा वो आपका, ठीक है, प्लूटो होगा। कौन सा होगा? प्लूटो इसका आंसर होगा। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय कौन ले रहा है? तो कौन सा लेता है? प्लूटो लेता है। ठीक है, अगर प्लूटो नहीं होता तो जो जितना ज्यादा हम कहेंगे वरुण लेता, वरुण के बाद वरुण से पहले अगर हम कहेंगे यूरेनस, मतलब कौन सा? अरुण ग्रह लेता। आगे बढ़ेंगे, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह मैंने अभी बताया सबसे पास है, 8वें नंबर का ग्रह है। ठीक है, तो बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह होता है सौर मंडल का। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आपके 2 प्रश्न और हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अगर मैं सौरमंडल की बात करूं तो सबसे ठंडा ग्रह जो सबसे ज्यादा दूर है वही ठंडा है। तो आप याद रखिएगा वरुण जो है वो सबसे ठंडा ग्रह होता है, अर्थात हमने क्या कहा? नेपच्यून जो है वो सबसे ठंडा ग्रह के रूप में माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न है आपका, निक्स और हाइड्रा किसके चंद्रमा है? तो निक्स और हाइड्रा जो है आप याद रखेंगे प्लूटो के चंद्रमा है। किसके चंद्रमा है? प्लूटो। प्लूटो याद रखना एक बोना ग्रह है। क्या है? बोने ग्रहों में शामिल है, जबकि इससे पहले इसे ग्रह में शामिल किया गया था
लेकिन अब इसे ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। प्लूटो अब जो है वो आपका क्या है, बोना ग्रह। क्या है, बोना ग्रह है। और नेक्स्ट और हाइड्रा किसके चंद्रमा है, तो प्लूटो के चंद्रमा है। किसके चंद्रमा है, प्लूटो के। यूपीपीसीए 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो ग्रहों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपके सामने रखे। ठीक है, अगर आपको अच्छे लगे इन पहले